नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने लगातार ऐसे सवाल उठाए हैं जिसको लेकर क्या ही कहा जाए, और कल बोलते बोलते बहुत अधिक निकल गए आगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र हो गए सरेंडर। लिटरली यही वर्ड उन्होंने वहां पर यूज किया है। अब इसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, मुझे यह बताइए। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है इस देश का चेहरा। पूरे दुनिया में आपके प्रधानमंत्री के रूप में ही आप जाने जाते हैं। और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वह सभी प्रधानमंत्री देश का ही चेहरा होते हैं। उसके बाद ऐसा बयान कहां तक उचित था? उसके बाद हमारे सीडीएस साहब का बयान, अनिल चौहान जी का, उन्होंने यह कहा कि 48 घंटे के युद्ध को मात्र 8 घंटों में हमने निपटा दिया और पाकिस्तान हमारे घुटनों में आ गया। और अभी पाकिस्तान जो डोजियर बना रहा है, उस डोजियर में लिख रहा है कि भारत ने 26 जगहों पर अटैक किया है। मतलब आतंकी संगठनों के जो उनके अड्डे थे वह तो भारत ने तोड़े ही, वो तो भारत ने उड़ाए ही। उसके बाद भारत ने उनके सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है, और भारत तो 11 बोल रहा था, वह 26 बोल रहे हैं। अब आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी बड़ी सफलता रही है भारत की। अब यहां पर जिस तरीके का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं वह बयान तो अनुचित है ही। उस बयान को लेकर आप बस यही कह सकते हैं कि भाई ऐसा बयान एक विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए शौर्य का प्रतीक है। अब आपको मैं थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर के विषय में बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी बड़ी सफलता लेकर आया है। आपको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 और 7 की रात को ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव किया और पाकिस्तान के अंदर जो 9 ठिकाने थे जहां पर उनके आतंकवादी पल रहे थे उनको निपटा दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने एस्केलेट करने का प्रयास किया तो भारत ने उसका मुकाबला किया, और भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसको पाकिस्तान जन्मों तक याद रखने वाला है। भारत ने अपने अकॉर्डिंग चुन चुन कर एकदम प्रिसाइज टारगेट अटैक किया और पाकिस्तान के 11 बेसेस को निपटा दिया। कई सारी रिपोर्ट्स तो यह कहती हैं कि पाकिस्तान की एयर की जो पावर है, जो उनकी एयरफोर्स की पावर है, वह लगभग 5 साल पीछे जा चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत ने चीन के उन हथियारों को भी यहां पे खत्म कर दिया जिन हथियारों का गुमान चीन को बहुत ज्यादा हो रहा था। चाहे हम HQ-9 की बात करें, चाहे उनके रडार सिस्टम की बात करें, चाहे JF-10 और JF-17 की बात करें, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। और आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चीन के इन सब वेपन्स के नाम ही कहीं नहीं लिए जा रहे हैं, और हर तरफ केवल एक ही चीज गूंज रहा है कि भारत लगातार डिफेंस के सेक्टर में स्ट्रांग होता जा रहा है। भारत ने इस बार डिफेंस का वो प्रदर्शन किया है ना, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक नया स्टैंडर्ड यहां पर सेट कर दिया है। आप देखिए, विश्व में कई जगहों पर युद्ध हो रहे हैं। 2 युद्ध प्रमुख हैं, एक रूस और यूक्रेन का, और एक इजराइल और जो गाजा में हो रहा है हमास के साथ। यह 2 युद्ध प्रमुख हैं इसमें। और इन दोनों युद्धों में आप देख रहे हैं कि रशिया एक तरफ यूक्रेन के साथ पिछले 3 सालों से लड़ रहा है, और इधर इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर को भी लगभग 2 से 2.5 साल होने वाले हैं। अब आप समझिए कि कितना ज्यादा इन देशों का नुकसान हो रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने सभी टारगेट्स को अचीव कर लिया था। उसके बाद इसको युद्ध की शक्ल देना पूरे तरीके से गलत हो जाता, और ऐसे में भारत ने सही किया कि इसको युद्ध की शक्ल में नहीं ढाला, वरना हम बेवजह के युद्ध में यहां पर फंस जाते। और भारत जिस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, ऐसे समय में भारत को बेवजह के युद्ध में नहीं फंसना चाहिए। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम आतंकी हमला यह कोई आम घटना नहीं है। इसके 4 दिन पहले ही एप्पल ने अनाउंस किया था कि वह भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और वह चीन से अपने सारे एसेट हटाकर भारत में उस एसेट को प्लांट करेगा और यहीं पर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। उसके 4 दिन बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हो रहा है, तो यू इजली कनेक्ट द डॉट। आप समझ सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका और चीन इन्हीं सबका पिछलग्गू रहा है। उसकी अपनी कोई सोवरिन आइडेंटिटी कभी नहीं रही। जब वो देश आजाद हुआ तो वह अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया, और अमेरिका धीमे धीमे कमजोर हुआ तो उसको लगा कि भाई अब चीन के पक्ष में जाना ज्यादा अच्छा है, तो वह चीन की गोदी में जाकर बैठ चुका है।
आप अगर देखेंगे तो भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बांग्लादेश बना के हमको कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी जगह पर है जहां से वो विश्व की अन्य शक्तियों के साथ बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका लैंड बॉर्डर लगभग लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और वाटर बाउंड्री भी भारत से घिरी हुई है। केवल म्यांमार का छोटा सा एरिया है जहां पर वह इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ता है, बाकी जगहों पर वह भारत से ही जुड़ता है, यहां दिखाई देता है। ऐसे में बांग्लादेश यहां पर कुछ खास कर नहीं पा रहा है। कोई भी अन्य देश वहां पर एंट्री करेगा तो उसके लिए एक तरीके से भारत वहां पे सर्च करता रहता है कि भाई कोई देश एंट्री तो नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ यह नहीं हो सकता। वर्तमान समय में पीओके उसका हिस्सा है, इस वजह से चीन के साथ उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ईरान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और उसका ओपन पूरा सी है कराची के पास, कैरेबियन सी का जो एरिया है। ऐसे में पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है जहां से पूरी दुनिया यह सोचती है कि इसके माध्यम से हम भारत की सोवरेन पॉलिसी को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन भारत ने विश्व को कभी भी अपने यहां पर एंट्री नहीं दी है। ऐसे में अचानक से हमारे विपक्ष के नेता यह कहते पाए जाए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह डोनाल्ड ट्रंप के फोन के आगे सरेंडर हो गए, अब इससे अनुचित बात तो कुछ और हो नहीं सकती है। इधर भारत लगातार यह कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके पाकिस्तान के बड़े नैरेटिव को ध्वस्त किया जाए, लेकिन हमारे अपने ही उस तरह का नैरेटिव यहां पर बना रहे हैं जिसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि भाई बाहरियों से तो हम लड़ सकते हैं, पर जो आंतरिक लोग ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि भारत युद्ध हार गया है। मतलब सोचिए, सेंटर का मतलब क्या होता है? हारना। एक तरफ हमारी आर्मी बोल रही है कि हमने मात्र 8 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों में ले आए। सरेंडर शब्द का प्रयोग तो पाकिस्तान नहीं कर रहा है, मतलब वहां पे जो एयर चीफ मार्शल उसका आसिफ मुनीर वो नहीं यूज कर रहा, वहां का प्रधानमंत्री नहीं यूज कर रहा है, और भारत के विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। आप इमेजिन करिए, यह बयान छोटा नहीं है, यह बयान बहुत बड़ा बयान है। इस बयान का उपयोग आप नोटिस करिएगा आने वाले समय में विश्व के कई सारे ऐसे देश करेंगे जो चाहते हैं कि भारत की प्रगति ना हो पाए। राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था, पता नहीं बस क्या सोचकर यहां बोले हैं और वही जानते हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को काटना चाह रहा है, शायद इसी वजह से भारत ने भेजा था अपना डेलीगेशन। 7 डेलीगेशन में आप सोचिए उन नेताओं को भी रखा गया जो मुख्य रूप से भाजपा विरोधी रहे हैं। मतलब जब से राजनीति हो रही है और खासकर जब से प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में आए हैं और पीएम बने, उसके बाद यह नेता लगातार मोदी की पॉलिसी की खिलाफत करते रहे हैं। चाहे हम शशि थरूर की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें, असुद्दीन ओवैसी की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, यह सभी ऐसे राजनेता रहे हैं जो हमेशा से नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का विरोध करते आए हैं। इवन आप अभी देखिए, जिस समय वक्फ बिल वाला पूरा मुद्दा उठा था, उस समय असुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी की कितनी खिलाफत करते दिखाई देते थे, लेकिन जिस दिन देश के लिए खड़े होने की बात आई, आप देखिए यह सभी नेता एक सुर में देश के समर्थन में बोल रहे थे। याद रखिए, देश के समर्थन में बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप मोदी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वह देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेलीगेशन में आप सोचिए, सलमान खुर्शीद, असुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भेजे गए, जबकि वह मुख्य रूप से भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं। लेकिन जब वह विश्व के पटल पे गए तो उन्होंने क्या बात रखी? उन्होंने यह बात रखी कि देखिए कैसे पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। पाकिस्तान ने हमला कैसे करवाया? पाकिस्तान ने हमला करवा के धार्मिक युद्ध छेड़ने का प्रयास किया भारत के अंदर। तो ऐसे में भारत की जिम्मेदारी थी कि वह अपने उन नेताओं को भेजे जो कि मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सलमान खुर्शीद को, असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर भेजा गया, और इन्होंने जिस तरीके से वहां पर अपनी बात रखी है वह साफ दर्शा रहा है कि भारत अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुआ है। अभी मलेशिया ने पाकिस्तान का विरोध किया। कोलंबिया के विषय में आपको पता ही है किस तरीके से कोलंबिया ने कहा कि भाई जो हमने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था, हम उस बयान को वापस ले रहे हैं। आप समझिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। कांग्रेस के अपने नेता सलमान खुर्शीद इस बात पर दुख व्यक्त करते रह गए कि भाई क्या पैट्रियोटिक होना इतना मुश्किल है? आप इमेजिन करिए इन सब बातों को, क्या साधारण चीजें नहीं है। अगर कांग्रेस के अपने नेता जो कि डेलीगेशन का हिस्सा बनकर पहुंचे हैं विदेश और वहां पर भारत की बात रख रहे हैं, ऐसे में उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता यह कहते पाए जाएं कि भारत ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, आप समझिए कितना दुखी करने वाला बयान है, कितना दुखी करने वाला बयान है।
अगर राहुल गांधी को सवाल उठाना है तो वो उठाएं, पार्टी के फॉर्म में उठाएं, लेकिन भारत का अपमान करते आप नहीं सवाल उठा सकते ना यार। आप भारत से हैं, जब तक भारत की आइडेंटिटी है तब तक इस देश के 140 करोड़ लोगों की आइडेंटिटी है। अगर भारत की आइडेंटिटी यहां पर खत्म होगी, उसकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचेगा, तो 140 करोड़ लोगों की आइडेंटिटी यहां पर ध्वस्त हो जाएगी। आप देखिए ना, जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं, जब यह विदेश जाते हैं और वहां पर अपनी दुकान खोलते हैं, तो क्या वो अपने देश का नाम रखते हैं? नहीं, वह भारत का नाम रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका सम्मान इसलिए होगा क्योंकि वह भारत से अपना जुड़ाव रख रहे हैं। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यह सभी विदेश जाते हैं तो भारत के नाम पर ही वहां काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया भारत के नाम पर ही इज्जत मिलेगी। हम अपने देश के नाम पर शायद हम बता भी ना पाए कि हम किस दुनिया के किस कोने से वहां पहुंचे हैं। तो यह स्थिति है भारत की। ऐसे में हमारे विपक्ष के नेता इस तरह की बयानबाजी करते पाए जा रहे हैं। अगर पिछले 11 सालों से, मतलब 3 लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी आप सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी हार का कारण क्या है, तो फिर तो चिंता का विषय है। फिर आपको अपने जो सलाहकार हैं उनके विषय में सोचना चाहिए कि वो कैसी सलाह आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आपके सलाहकार उस बात को और गलत तरीके से जनता के सामने पहुंचा रहे हैं। भारत की जनता, याद रखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, विश्व के अन्य देशों में और भारत में सबसे बड़ा अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूं। पूरे विश्व में जो मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है वह केवल दिखावटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत का हर एक व्यक्ति इस धरा को अपनी माता मानता है, इस धरा के लिए अपना सबको न्यौछावर करना जानता है। आपको क्या लगता है कि जो लोग सेना में काम कर रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं? वो नौकरी नहीं करते हैं। वो इस मिट्टी के लिए जो उनका कर्ज है उस कर्ज को चुकाते हैं। आज की बात कर रहा हूं। आज के आज अगर देश को रिक्वायरमेंट हो कि हमको चाहिए 5 करोड़ लोग जो चले आर्मी का काम करें, याद रखिएगा 7 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे। अभी चंडीगढ़ का केस आपको पता होगा, जब वॉलंटियर्स चाहिए थे सेना, तो वॉलंटियर्स जहां पर 1 रुपए नहीं मिल रहा है, और हो सकता है कि ऐसा समय भी आए कि हो सकता है आपकी जान को खतरा हो जाए, उसके बाद भी 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए चंडीगढ़ में। तो इस धरा को लेकर इस भारत के लोगों के अंदर जो विचार है, वह विचार हमेशा ऐसा रहता है कि भारत सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति इस देश में कभी भी सर्वोपरि नहीं रहा है। और याद रखिए, अगर आप अपने देश के सेना से, अपने देश के लोगों से वह सवाल पूछते हैं जिससे कि आपके दुश्मन का नैरेटिव सेट होता है, तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है कि आपके द्वारा दिया गया बयान अगर वह अपने दुश्मन का समर्थन कर रहा है तो फिर वह बयान एक तरीके का डॉट 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 पे बोल रहा हूं, आप उसको आप यहां पर डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सोच के राहुल गांधी ने यह बयान दिया, या तो वही जानते होंगे। मैं चाहता हूं कि वह इस बात पर विचार करें और अपनी बात पर खेद प्रकट करें और कहें कि मेरा भाई यह मतलब नहीं था। देश का सम्मान सर्वोपरि है। इस देश का कोई भी व्यक्ति भारत माँ से ऊपर नहीं हो सकता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।